माय नेम इज जयदीप आमेटा फ्रॉम सारस्वत इंटरनेशनल एकेडमी वापी। और आज हम बात करने वाले हैं रोलिंग के कुछ और टाइप्स की। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो आपको हमने फर्स्ट में रोलिंग पढ़ा था, तो क्या बोला था कि रोलिंग इज कॉम्बिनेशन ऑफ टू मोशंस, ट्रांसलेशन एंड रोटेशन, जिसमें कुछ अच्छी अच्छी बातें थी जो हमने क्या क्या बोली थी। जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं। हमने बोला था कि अगर एक ऑब्जेक्ट जो इस शेप का है, अगर वो रोल कर रहा है, तो अगर इसकी सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी v cm है और अगर ये ओमेगा से घूम रहा है, तो ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है यहाँ पे, दिस p, इट्स वेलोसिटी, इस p की जो वेलोसिटी है वो होगी 0। ये जो पॉइंट p है वो रेस्ट पे रहने वाला है। ये हमने यहाँ पे बात करी थी। और अगर ऐसा था तो हमने बोला था कि दिस वी सी एम इज इक्वल टू ओमेगा आर। ऐसे ही अगर ए सी एम देखा जाए तो ये होता था अल्फा आर, है ना। हमने बोला था कि यहाँ पे हर पॉइंट के पास दो वेलोसिटीज हैं, एक बिकॉज ऑफ ट्रांसलेशन, दूसरा बिकॉज ऑफ रोटेशन। तो एक वी सी एम रहेगी, दूसरी ओमेगा आर रहेगी इन टेंजेंशियल डायरेक्शन। तो अगर ऊपर वाले पॉइंट की बात करें तो इसके पास वी सी एम इस डायरेक्शन में थी और ओमेगा आर भी इसी डायरेक्शन में है। टोटल वेलोसिटी अगर देखो तो 2 टाइम्स वी सी एम या 2 टाइम्स ओमेगा आर, मैं ये वेलोसिटी इसकी यहाँ पे लिख सकता हूँ। ऐसे ही हर पॉइंट की डिफरेंट डिफरेंट वेलोसिटीज होगी अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ दिस टेंजेंट। ओमेगा आर की जो डायरेक्शन होगी उसके हिसाब से हम वहां पे वेलोसिटीज निकाल सकते हैं। ये बात हमने रोलिंग के टाइम पे करी थी। फिर उन्होंने बोला था कि रोलिंग के जो भी क्वेश्चंस आएंगे वो कैसे करने हैं। तो हमें दो तीन चीजें पता होनी चाहिए। एक तो टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा, दूसरा ए इक्वल टू अल्फा आर, तीसरा एफ इक्वल टू एम ए। ये सारी इक्वेशंस हमें यूज करनी थी, इनसे हमें रोलिंग के क्वेश्चंस सॉल्व करने थे। हमने काइनेटिक एनर्जी रोलिंग की फाइंड करी थी। काइनेटिक एनर्जी हमने बोला था दो टाइप की होंगी, एक होगी ट्रांसलेशन की, एक होगी रोटेशन की। ट्रांसलेशन की काइनेटिक एनर्जी को आपने लिखा हाफ एम वी स्क्वायर, रोटेशन की काइनेटिक एनर्जी को आपने लिखा हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। यहाँ से आपने आई को लिखा था एम के स्क्वायर और v इक्वल टू ओमेगा आर, ये यूज किए थे अपने फाइनल एक्सप्रेशंस। और आपने अपने काइनेटिक एनर्जी जो रोलिंग के लिखी थी वो क्या लिखी थी, याद कीजिए। आपने लिखा था हाफ एम वी सी एम स्क्वायर 1 + k² बाय r स्क्वायर। क्या है, आपने टोटल एनर्जी लिखी थी। क्लियर है बात। तो इस टाइप से आपने रोलिंग के बारे में बात काफी चीजें पढ़ी थी। हमने देखा कि अगर एक सॉलिड सिलेंडर है तो उसके लिए k² कितना होगा, वहां से हमने उसके लिए एनर्जी लिखी। हॉलो सिलेंडर, स्फीयर, हॉलो स्फीयर, ये सारी चीजें अपन ने बात करी थी। आज आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कि अगर एक रोलिंग बॉडी की बात की जाए एक इंक्लाइन प्लेन पे विदाउट स्लिपिंग, तो उसको कैसे पढ़ेंगे। तो चलिए आते हैं अपने टॉपिक पे। रोलिंग ऑफ अ बॉडी ऑन एन इंक्लाइन प्लेन विदाउट स्लिपिंग। अब ये जो सारे अपन टाइप्स पढ़ रहे हैं ये एज इट इज क्वेश्चंस बनते हैं, ये एज इट इज क्वेश्चंस हैं। इसमें बॉडी आपको डिफरेंट देंगे। यहाँ अपन एक जनरल बॉडी लेके चलेंगे, वहां आपको बोल देंगे कि स्फीयर है, एक डिस्क है, एक सिलेंडर है, तो उसके हिसाब से उसका आई आपको कंसिडर करना पड़ेगा। ये एज इट इज क्वेश्चंस बनते हैं कि एक ऑब्जेक्ट को ऊपर से आपने रिलीज कर दिया और वो रोलिंग करता हुआ नीचे आ रहा है, तो बिल्कुल ये यही क्वेश्चन बनेगा जो अभी हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं जनरल फॉर्म में। क्लियर है। तो ध्यान से देखिएगा, यही क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका भी होगा। तो अपन कंसिडर करते हैं एक ऑब्जेक्ट है जो रोल कर सकता है ऑफ मास m और रेडियस r, किसी इंक्लाइन से इसको रिलीज किया गया एट एन एंगल थीटा। या एक मान लीजिए कि यहाँ पे रोल कर रहा है अभी इस टाइम पे, ठीक है। अब जब ये रोल कर रहा है, विदाउट स्लिपिंग रोल कर रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे एक फ्रिक्शन फोर्स तो होना ही चाहिए जो इसको टॉर्क प्रोवाइड करेगा रोलिंग के लिए। क्योंकि अगर फ्रिक्शन यहाँ पे नहीं होगा तो देखिए क्या होगा, जो इसका mg यहाँ पे लग रहा है, ठीक है, इस पे एक नॉर्मल फोर्स यहाँ पे लग रहा है। अब अगर सोचो यहाँ पे फ्रिक्शन ना हो तो इसको टॉर्क कौन प्रोवाइड करेगा। क्या सेंटर के अबाउट कोई भी फोर्स है जो इसको टॉर्क प्रोवाइड कर पाएगा।
ना तो mg क्योंकि वो सेंटर से पास हो रहा है, ना ही नॉर्मल क्योंकि वो भी सेंटर से पास हो रहा है। अगर ये रोल कर रहा है मतलब कोई ना कोई तो ऐसा होना चाहिए जो उसको टॉर्क प्रोवाइड कर सके, और वो यहाँ पे कौन है? वो यहाँ पे है फ्रिक्शन। जो फ्रिक्शन यहाँ पे पीछे लग रहा है वो उसको टॉर्क प्रोवाइड करेगा फॉर दी रोलिंग। फ्रिक्शन कितना होता है? म्यू इनटू एन के बराबर मैक्सिमम फ्रिक्शन यहाँ पे लग सकता है, अपने को पता है। ठीक है, तो फ्रिक्शन होना जरूरी है पहली बात, अगर ये रोलिंग विदाउट स्लिपिंग है तो। ठीक है, अब यहाँ mg के अगर मैं कंपोनेंट्स ले लूं तो mg के कंपोनेंट्स आएंगे इस तरफ, mg sin थीटा, और mg cos थीटा आएगा इस डायरेक्शन में। ये हम जानते ही हैं सारी चीजें। तो आपके पास जो फोर्सेस हो गए बेसिकली mg sin थीटा, mg cos थीटा, नॉर्मल और फ्रिक्शन, क्योंकि mg के तो अपने कंपोनेंट्स ऑलरेडी ले चुके हैं। अब इस डायग्राम से अगर देखें तो हमें पता है कि क्योंकि ये रोलिंग विदाउट स्लिपिंग है, तो जो इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, दिस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये जो पॉइंट है ये तो रेस्ट पे रहने वाला है। जब ये रेस्ट पे है तो हम ऐसा मान सकते हैं कि दिस इज इंस्टेंटेनियस, इसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन, जिसको IAOR भी बोल देते हैं। इसका मतलब ये कि उस पूरे ऑब्जेक्ट पे जो पॉइंट रेस्ट पे है उसके अबाउट आप यहाँ पे टॉर्क लिखिए, उसके अबाउट आप इसका रोटेशन होना कंसिडर कीजिए। ठीक है, तो अगर मैं टॉर्क लिखता हूं इस पॉइंट के अबाउट जो यहाँ पे टच कर रहा है, लेट्स से दिस पॉइंट इज P, तो मैं यहाँ लिखूंगा since at the point of contact, since at the point of contact velocity of P equal to 0, so net torque acting on the object about instantaneous axis of rotation will be, अब अपने को टॉर्क लेना है पॉइंट P के बाद, तो टॉर्क अबाउट पॉइंट P कितना होगा भाई? P पे अगर टॉर्क देखा जाए तो नॉर्मल P से पास हो रहा है, टॉर्क 0 हो जाएगा। mg cos थीटा P से पास हो रहा है, टॉर्क 0 हो जाएगा। फ्रिक्शन P से पास हो रहा है, उसका टॉर्क भी 0 हो जाएगा। बचा सिर्फ mg sin थीटा, तो यहाँ पे जो टॉर्क आएगा वो आपको मिलेगा सिर्फ mg sin थीटा का इनटू रेडियस। दिस विल बी द टॉर्क, क्योंकि हम जानते हैं ये अगर फोर्स है यहाँ पे तो ये इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है विच इज इक्वल टू रेडियस, तो ये इसका टॉर्क आ जाएगा। एंड दिस टॉर्क इज नथिंग बट इक्वल टू आई अल्फा। ठीक है, इसको अगर सॉल्व करें तो देखिए क्या मिलता है आपको। यहाँ से आप लिख सकते हैं mg sin थीटा इनटू r इज इक्वल टू आई मुझे इस बार लिखना है पॉइंट P के अबाउट। ठीक है, पॉइंट P के अबाउट यहाँ से, पर मुझे पता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर यहाँ सेंटर के अबाउट लिखा जाए तो वो होगा ICM, और अगर ICM को मैं m के स्क्वायर लिखता हूँ, लिख लेता हूँ मैं, इफ ICM इज इक्वल टू m के स्क्वायर। ठीक है, तो पॉइंट P के अबाउट कितना लिखा जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया? देखिए ध्यान से, अगर इसके अबाउट ICM है, मुझे इसके अबाउट निकालना है, तो क्या मैं यहाँ पे पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा सकता हूँ? बिल्कुल लगा सकता हूँ। क्यों? क्योंकि I अबाउट P इज इक्वल टू ICM प्लस MR स्क्वायर, डिस्टेंस यहाँ की R है, तो ये अपन यहाँ यूज करेंगे। दिस I विल बी M के स्क्वायर विच इज ICM प्लस MR स्क्वायर पैरेलल एक्सिस थ्योरम से। क्लियर? मैं इसको K और R के टर्म में इसलिए लिख रहा हूँ ताकि अपने सारे जो फॉर्मुलाज हैं वो एक जैसे रहें। हमने काइनेटिक एनर्जी भी इसी फॉर्म में लिखी थी, ऐसे हम आगे रोलिंग जो इस बात में कर रहे हैं उसमें भी के और आर के टर्म में फॉर्मूला मिल जाए, इसलिए अपने इसको ऐसा लिखा है। और अल्फा, अल्फा अपने को पता है क्या होता है, ए बाई आर के बराबर। तो चलिए यहाँ तक भी ठीक है। अगर मैं ऐसे एक्सेलरेशन निकालना चाहूँ तो एक्सेलरेशन क्या लिखूंगा? देखिए एम तो सारे कैंसिल हो गए, बचेगा आपके पास जी साइन थीटा इंटू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। अगर मैं आर स्क्वायर को नीचे डिवाइड कर दूं तो जो फाइनल एक्सप्रेशन मेरे पास बनता है वो बनेगा जी साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। क्लियर है? दिस इज द एक्सेलरेशन जो इसमें आपको मिलने वाला है।
अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे k की जो वैल्यू होगी उसके हिसाब से अपन आराम से कह सकते हैं डिफरेंट ऑब्जेक्ट के लिए डिफरेंट एक्सेलरेशन अपने को यहाँ मिलने वाला है। तो यहाँ से आपको क्वेश्चन इसी टाइप के बनते हैं। पूछा जाता है कि भैया बताइए, एक सिलेंडर को, एक डिस्क को और एक स्फीयर को अगर ऊपर से छोड़ा गया सेम हाइट से, तो नीचे सबसे पहले कौन पहुंचेगा, या नीचे आते आते सबसे ज्यादा स्पीड किसकी होगी? क्या आपको एक्सेलरेशन अगर पता है, डिस्प्लेसमेंट अगर पता है, तो आप टाइम और वेलोसिटीज निकाल सकते हैं। बस यही सारी चीजें अपने को यहाँ से करनी है। तो ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है फॉर द सेक ऑफ क्वेश्चंस। क्वेश्चन सीधे सीधे पूछ ले जाते हैं इस टाइप के, इसलिए। ठीक बात है, तो ये ध्यान रहे तो बड़ी अच्छी बात है। ऐसे अगर आपको यहाँ फ्रिक्शन भी पूछा गया होता कि बताइए फ्रिक्शन कितना लग रहा है या म्यू कितना है यहाँ पे, तो कैसे निकालेंगे? तो भैया अब हमें पता है कि फ्रिक्शन अगर निकालना है तो मैं इस बार सेंटर के अबाउट टॉर्क लिखता हूँ। ठीक है, तो टॉर्क ड्यू टू फ्रिक्शन और इस बार क्योंकि मैं सेंटर के अबाउट टॉर्क लिख रहा हूँ, तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया लूंगा वो भी सेंटर के अबाउट लूंगा। देखिए इस बार मैं टॉर्क लिख रहा हूँ सेंटर के अबाउट यहां से। तो mg का टॉर्क 0 क्योंकि mg तो सेंटर से ही पास हो रहा है। ऐसे ही नॉर्मल का टॉर्क भी 0 क्योंकि वो भी सेंटर से पास हो रहा है। बचा आपके पास खाली फ्रिक्शन। फ्रिक्शन का टॉर्क आएगा F इंटू आर के बराबर। क्लियर? और वो क्योंकि आपने टॉर्क सेंटर के अबाउट लिया है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी सेंटर के अबाउट लेंगे, विच इज mk स्क्वायर। हम ऑलरेडी लिख चुके हैं ICM इक्वल टू mk स्क्वायर। तो मैं अब यहाँ लिखता हूँ टॉर्क ड्यू टू फ्रिक्शन अगर लिखा जाएगा तो F इंटू आर इज इक्वल टू आई अल्फा। F अगर मुझे निकालना है तो लिखूंगा आई अल्फा डिवाइडेड बाय आर, विच इज आई को लिखा जाएगा mk स्क्वायर। अल्फा अपन जानते हैं होता है a बाई आर, और a का ऑर्डर नीचे है तो हो जाएगा आर स्क्वायर। ठीक है, क्या मिलेगा यहाँ से आपको? ये आपके पास हो जाएगा, अगर मैं यहाँ a की वैल्यू पुट करता हूँ तो देखिए क्या मिलेगा। ये हो जाएगा mk स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। a आपने अभी कैलकुलेट किया g साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस k स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। ऐसा हो गया। इसको थोड़ा सा और सॉल्व करें तो आपको जो फ्रिक्शन फाइनल यहाँ से मिल रहा है, देखिए कितना मिलेगा, mg साइन थीटा। इस के स्क्वायर को मैं नीचे लिया है तो आ गया आर स्क्वायर बाय के स्क्वायर, मल्टीप्लाई किया तो यहाँ नीचे मिलेगा आपको 1 प्लस आर स्क्वायर बाय के स्क्वायर। दिस इज द फ्रिक्शन फोर्स जो यहाँ पे एक्ट कर रहा होगा। अगर आपसे म्यू पूछ लिया गया तो म्यू भी आप आराम से बता सकते हैं। म्यू इज इक्वल टू एफ बाई एन, और एन आपको पता है यहाँ पे कितना है, एम जी कॉस थीटा। तो आप सीधा सीधा वो भी लिख सकते हैं, एफ बाई एम जी कॉस थीटा कितना मिल जाएगा। फ्रिक्शन में mg cos थीटा को डिवाइड करेंगे तो देखिए ऊपर mg sin थीटा है, डिवाइड बाय mg cos थीटा तो ऊपर मिलेगा tan थीटा। तो फ्रिक्शन जो आएगा, सॉरी म्यू जो आएगा वो आएगा tan थीटा बाय 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। दिस विल बी द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। और ये इसी टाइप के क्वेश्चंस आपके पास आने वाले हैं, तो बिल्कुल मेथड फिर से ध्यान रखिएगा कैसे आपने इसको सॉल्व किया। आपने यहाँ पे टॉर्क सबसे पहले लिखा mg sin थीटा का इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट, मतलब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के अबाउट। mg sin थीटा के टॉर्क से आपने सबसे पहले एक्सेलरेशन कैलकुलेट किया। उसका जब आपको फ्रिक्शन निकालना था तो आपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट या सेंटर के अबाउट टॉर्क लिखा। वो टॉर्क आएगा सिर्फ फ्रिक्शन का। जब फ्रिक्शन का आपने टॉर्क लिखा तो उससे आपको फ्रिक्शन मिला। ध्यान रखिएगा कि जिस पॉइंट के अबाउट टॉर्क ले रहे हैं उसी के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी लिखना है। तो जब आपने फ्रिक्शन का टॉर्क लिखा सेंटर के अबाउट, तो आई भी आपने सेंटर के अबाउट लिखा एम के स्क्वायर। जब आपने mg sin थीटा का टॉर्क लिखा था पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के अबाउट, तो आपने आई भी लिखा था वहां से पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज करके। तो ये बात ध्यान रखिए, जिधर से टॉर्क लिखेंगे उधर से ही आई भी लिखा जाएगा। क्लियर है? एक बार फ्रिक्शन मिल गया फिर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी लिखा जा सकता है। ठीक बात है यहाँ तक पक्का अच्छे से? ठीक है, तो ये तो बातें आपके पास आ गई कि कितना फ्रिक्शन इस पे लगेगा, कितना एक्सेलरेशन उसका होगा, ये सारी बातें। अब अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए कंडीशन क्या होनी चाहिए कि वो रोल करेगा विदाउट स्लिपिंग, तो हम कंडीशन कैसे फाइंड करेंगे? तो चलिए इस बात के बारे में बात करते हैं। जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है वो है कंडीशन फॉर अ बॉडी टू रोल विदाउट स्लिपिंग या प्योर रोलिंग। ठीक है, अब जो इसमें
कंडीशन की बात आती है तो हम जानते हैं कि स्लिपिंग को अवॉइड करने के लिए या प्योर रोलिंग के लिए फ्रिक्शन बहुत जरूरी था। फ्रिक्शन जो है वो मैक्सिमम कितना हो सकता है, म्यू इंटू एन के बराबर। इसका मतलब जो फ्रिक्शन आपने यहाँ पे कैलकुलेट किया है वो अगर लेस देन इक्वल टू म्यू एन है तब तो भाई आपकी बॉडी प्योर रोलिंग कर सकती है। लेकिन मान लीजिए कि प्योर रोलिंग करने के लिए जो फ्रिक्शन आपको मिल रहा है वो बहुत ज्यादा मिल रहा है, जितना कि वो सरफेस और वो ऑब्जेक्ट प्रोवाइड नहीं कर सकते, तो क्या आपकी बॉडी प्योर रोल कर पाएगी? ऑब्वियसली नहीं कर पाएगी। तो बस यही अपनी कंडीशन है यहाँ पे। तो लिख लेते हैं फॉर अ बॉडी to roll without slipping, the force of friction F must be less than or equal to the maximum value of friction. तो यहाँ लिख सकते हैं this F must be less than equal to F max. F max क्या होता है? म्यू इंटू एन। F की वैल्यू आपने अभी कैलकुलेट करी है, कितनी करी थी? mg sin theta divided by 1 plus r square by k square should be less than equal to F max कितना होता है? म्यू इंटू एन, और n था आपका mg cos theta। ये आ गया। तो यहाँ से अपने को समझ में आता है कि दिस म्यू मस्ट बी इक्वल टू या ग्रेटर देन इक्वल टू tan थीटा बाय 1 प्लस r स्क्वायर बाय k स्क्वायर। ये आपके पास फाइनल एक्सप्रेशन बनता है। mg cos थीटा को उधर डिवाइड कर दिया तो वो tan थीटा हो गया, tan थीटा बाय 1 प्लस r स्क्वायर बाय k स्क्वायर। अगर म्यू इससे ज्यादा है या इसके इक्वल है तो आप कह सकते हैं कि हाँ भैया जो हमारी बॉडी है वो प्योर रोलिंग करेगी या रोलिंग विदाउट स्लिपिंग करेगी। ठीक है, ये आपकी कंडीशन है यहाँ पे। और इसी से बेस्ड क्वेश्चन क्या क्या बन जाते हैं? क्वेश्चन बनता है कि भाई पहला बताइए जब आपका ऑब्जेक्ट नीचे पहुंचा तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी? तो हम लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ द बॉडी व्हेन इट रीचेस द बॉटम इज। भाई अपन कैसे दे सकते हैं इसकी वेलोसिटी? हमें एक्सेलरेशन पता है, हमने एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर लिया था यहाँ पे, हमें डिस्प्लेसमेंट पता है उसका, तो आराम से यहाँ पे वेलोसिटी भी दी जा सकती है। कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो भाई हमें पता है कि जब रोलिंग कर रहा है तो इसको करने के दो तरीके हैं। देखिए एक तो अपने पास एक्सेलरेशन है, दूसरा अपने पास एनर्जीज वाला मेथड भी है कि भाई ये जब यहाँ से शुरू हुआ था रोल करना तो ये एच हाइट पे था, इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो एच हाइट पे था। ठीक है, जब ये यहाँ आ जाएगा नीचे की तरफ तो ये एच हाइट डिसेंड कर चुका है इसका सेंटर ऑफ मास। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे एच हाइट अगर इसने ट्रैवल किया है तो उसकी एनर्जी में जो चेंज हुआ होगा, जो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी थी एम जी एच, वो अब जाके फाइनली काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग में चेंज हो गई होगी। या तो हम कह सकते हैं यहाँ पे एनर्जी कंजर्वेशन है। और क्योंकि यहाँ पे फ्रिक्शन है लेकिन फ्रिक्शन का वर्क डन जीरो, ये बात इंपॉर्टेंट है, देखिए ध्यान से। मैं यहाँ पे एनर्जी कंजर्वेशन कर रहा हूँ क्योंकि एनर्जी कंजर्वेशन मैं यहाँ पे लगा पा रहा हूँ फ्रिक्शन है तब भी। क्यों? क्योंकि वर्क डन बाय फ्रिक्शन in pure rolling या rolling without slipping is zero। ऐसा क्यों? क्योंकि जिस पॉइंट पे फ्रिक्शन लग रहा है वो हमेशा रेस्ट पे है। आप देखिए जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है फ्रिक्शन वहीं लगता है, और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की वेलोसिटी जीरो होती है, मतलब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का डिस्प्लेसमेंट नहीं है फ्रिक्शन की वजह से। इसलिए हम कह सकते हैं कि वर्क डन बाय द फ्रिक्शन हियर इज जीरो। ये एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे मिलती है। तो यहाँ पे अगर मैं करता हूँ एम जी एच इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग जो आपने बात करी थी हाफ एम वी सी एम स्क्वायर इंटू 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। यहाँ से ध्यान से देखें तो आपको निकालना है वेलोसिटी, v आपको मिलेगा √2gh डिवाइडेड बाय 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। ये आपको फाइनल वेलोसिटी मिल जाएगी। ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, कई बार सीधा सीधा यूज हो जाता है।
ठीक है, अगर मान लीजिए आपको ये एच ना दे के एल दे रखा हो और ये थीटा दे रखा हो, तो क्या आप एच की जगह एल साइन थीटा भी डाल सकते हैं यहाँ पे? यस, तो अगर ऐसा है तो एच की जगह एल साइन थीटा भी पुट करके अपना आंसर बताया जा सकता है। क्लियर है? दिस इज वेलोसिटी। अगर ऐसे आपसे पूछा गया कि बताइए एक्सेलरेशन कितना होगा, तो एक्सेलरेशन हमने अभी कैलकुलेट किया था, फिर से एक बार लिख लेते हैं। एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी अभी हमने कैलकुलेट किया ही था, ये कितना मिला था? ए इक्वल टू जी साइन थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। और ऐसे ही अगर तीसरी बात की जाए कि टाइम टेकन बाय द बॉडी टू रीच बॉटम, टाइम टेकन बाय द बॉडी टू रीच द बॉटम, कैसे लिखेंगे भाई? अपने को पता है ये एल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है ना। टाइम अपने को निकालना है, एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ टी स्क्वायर आराम से लगाया जा सकता है। इनिशियल स्पीड 0 है, जब कैलकुलेट करेंगे तो ए अपने को पता है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट अपने को पता है। यहाँ से जब सॉल्व करेंगे इसे तो अपना जो फाइनल आंसर मिलता है वो मिलता है, या आप सॉल्व कर ही लीजिए। चलिए एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाते हैं तो एल इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये अपना चलेगा। तो एल इक्वल टू हाफ इंटू ए अभी आपने कैलकुलेट किया जी साइन थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। देखिए ए को मैं कांस्टेंट ले पा रहा हूँ क्योंकि इसमें कोई भी वेरिएबल टर्म नहीं है। जी कांस्टेंट है, थीटा कांस्टेंट है, के और आर भी कांस्टेंट है, इसलिए एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। मैं वहां पे कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाली तीन जो इक्वेशन ये वो यूज कर पा रहा हूँ, इसलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इंटू टी स्क्वायर, यहाँ से आपको जब टी कैलकुलेट करेंगे तो टी मिलेगा रूट ओवर 2l इंटू 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय जी साइन थीटा। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा फॉर द टाइम। तो आई गेस आपको सारी बातें क्लियर हैं कैसे आपको सॉल्व करना है। एक बार आपने एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर लिया, फिर आप सारी वेलोसिटीज कैलकुलेट कर सकते हैं, टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, पक्के से? चलिए, तो अब आपको अगर दो तीन ऑब्जेक्ट्स के बारे में बात की जाए, जैसे चार ऑब्जेक्ट्स हैं जिन पे अक्सर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इन्हें अरेंज कीजिए इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर में, कि किसकी वेलोसिटी सबसे ज्यादा होगी या किसकी वेलोसिटी सबसे कम होगी, किसे सबसे ज्यादा टाइम लगेगा, इन सब बातों के हिसाब से, किसकी काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा होगी, किसकी टोटल काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, ये सारी चीजें अगर आपसे पूछी जाए तो क्या आप इनको सॉल्व कर पाएंगे? तो जो चार ऑब्जेक्ट्स हैं वो आपके पास हैं, एक तो सॉलिड स्फीयर, दूसरा आपका जो ऑब्जेक्ट मिलता है वो मिलता है डिस्क या सॉलिड सिलेंडर। मैंने और क्यों लिख लिया बीच में? क्योंकि दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम होता है ना। हमने बात करी थी कि एक सॉलिड सिलेंडर अगर बनाना है तो डिस्क मिला मिला के ही आप बना सकते हैं, इसलिए दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर बाय 2 होगा। ऐसे तीसरा जो ऑब्जेक्ट हो सकता है वो एक हॉलो स्फीयर हो सकता है, और चौथा जो ऑब्जेक्ट हो सकता है वो एक रिंग या एक हॉलो सिलेंडर हो सकता है, क्योंकि रिंग मिला मिला के आप हॉलो सिलेंडर बना सकते हैं। इन दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी सेम है, मतलब के भी इन दोनों का सेम रहेगा। तो ये सारी चीजें जो आपके सामने हैं, इनको आप कंपेयर कर सकते हैं यूजिंग द अबव फॉर्मूलाज। हमें पता है कि सॉलिड स्फीयर के लिए जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप लिखते हैं सेंटर ऑफ मास के अबाउट, वो लिखा जाता है 2/5 mr स्क्वायर, और इसी को आपने लिखा था एम के स्क्वायर। तो इसके लिए आप अगर के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर लिखना चाहें तो क्या लिखोगे? के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर इज 2/5। ऐसे आप अगर एक सॉलिड सिलेंडर या डिस्क के लिए अगर लिखना चाहते हैं तो ये होता है हाफ एम आर स्क्वायर। तो यहाँ के लिए के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर आएगा 1/2। एक हॉलो स्फीयर के लिए के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर आएगा आपका 2/3, और ऐसे एक रिंग के लिए के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर मिलेगा आपको 1। ये सारे आपको चीजें ऊपर यूज करनी है और अपने एक्सप्रेशंस आपको फाइनली कैलकुलेट करने हैं। क्लियर है बातें सारी? कोई दिक्कत नहीं, पक्के से? ठीक है, तो आपको पूछा क्या बताइए कि एक क्वेश्चन जैसे आपको पूछ लिया गया, इफ ऑल दीज जो चार ऑब्जेक्ट में लिखे हुए हैं आर अलाउड टू रोल डाउन फ्रॉम द टॉप ऑफ एन इंक्लाइन प्लेन, दे विल रीच द बॉटम इन विच ऑर्डर? सबसे पहले कौन पहुंचेगा, फिर कौन पहुंचेगा? अगर चारों को एक सेम इंक्लाइन प्लेन से ऊपर से छोड़ा गया तो सबसे पहले नीचे कौन पहुंचेगा?
तो किसको टाइम सबसे कम लगा ये आपको कैलकुलेट करना है ना। तो देखिए टाइम का एक्सप्रेशन आपने लिखा था ये, तो जिसका के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर सबसे कम होगा वो सबसे पहले नीचे पहुंच जाएगा। यही बात यहां से समझ में आती है ना। जिसके लिए ये टर्म सबसे छोटी होगी वही सबसे पहले नीचे पहुंचेगा, क्योंकि देखिए लेंथ सबके लिए सेम है, थीटा सेम है, जी सेम है, डिपेंड करता है सिर्फ के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर पे। ये सबसे छोटा है तो टाइम सबसे कम। के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर सबसे कम किसके लिए भाई, 2/5, क्योंकि ये बन रहा है आपका 0.4 के आसपास, ये है 0.5, ये है 0.66 और ये है 1। तो सबसे कम 0.4, देन 0.5, देन 0.66, देन 1। इसलिए सबसे पहले पहुंचेगा सॉलिड स्फीयर, फिर डिस्क, फिर होलोस्फीयर और फिर रिंग, इसी ऑर्डर में ये पहुंचेंगे नीचे की तरफ। क्लियर। ऐसे आपसे पूछा जाता है कि एक्सेलरेशन बताइए, तो एक्सेलरेशन का ऑर्डर क्या बताते हैं आप। एक्सेलरेशन देखिए यहाँ पे ध्यान से, आपने लिखा ये किसका एक्सेलरेशन सबसे ज्यादा होगा, तो जिसके लिए ये क्वांटिटी सबसे कम होगी उसका एक्सेलरेशन सबसे ज्यादा होगा। क्यों, क्योंकि इस बार डिनोमिनेटर में है, डिनोमिनेटर सबसे कम तो एक्सेलरेशन सबसे ज्यादा। तो के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर सबसे कम किसके लिए, तो अगेन सेम ऑर्डर बन जाएगा आपका, एक सॉलिड स्फीयर के लिए सबसे कम, देन डिस्क, देन होलोस्फीयर, देन रिंग। ऐसे आपसे अगर वेलोसिटी पूछी जाती तो बताइए वेलोसिटी किसकी सबसे ज्यादा होती है नीचे आते आते, तो वेलोसिटी भी हम यहाँ से बता सकते हैं। सेम हाइट से ड्रॉप किया है सबको तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एच सबके लिए सेम है। वेलोसिटी की बात है सबसे ज्यादा मतलब के स्क्वायर बाय स्क्वायर सबसे कम देखना पड़ेगा, ये सबसे कम, वेलोसिटी सबसे ज्यादा, अगेन सेम ऑर्डर आपका बन जाएगा। क्लियर यहाँ तक सारी बातें, कर पा रहे हैं, रिलेट कर पा रहे हैं। क्वेश्चन इसी टाइप के बनेंगे आपके सामने। अच्छा, आप हो सकता है आपसे यहाँ से पूछ लिया जाता कि बताइए म्यू कितना है इन लोगों का। जैसे अगर आप बोला गया कि मान लीजिए if T1, T2, T3 and T4 are the times of travel of rolling solid sphere, solid cylinder, hollow sphere and hollow cylinder respectively to reach the bottom from the top of an inclined plane, then इन सब के लिए टाइम आपने अभी देखा था, इस टाइप से आप बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, आपसे अगर म्यू पूछा गया तो म्यू बताइए कैसे बताएंगे। अभी आपने यहाँ म्यू लिखा था ये, है ना, म्यू का एक्सप्रेशन ऐसा लिखा था, चाहे तो यहाँ से देख लीजिए, दिस इज म्यू tan थीटा बाय 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। तो म्यू भी अपन यहाँ से बता सकते हैं, जिसके लिए के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर पता है उसका लिए म्यू भी अपने को पता है। ठीक है, सारी बातें अच्छे से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं यहाँ तक, पक्का। चलिए, ऐसे आपसे अगर काइनेटिक एनर्जीज पूछी जाती तो क्या वो भी लिख लेते। याद कीजिए काइनेटिक एनर्जी आपने कैसे लिखी थी। काइनेटिक एनर्जी का आपने लिखा था यहीं का अपन ने इसको यूज भी किया था अभी जब एनर्जी इक्वेट की अपन ने वेलोसिटी निकालने के टाइम। तो दिस वाज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग, है ना। तो आपसे अगर बोला गया कि बताइए काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, तो के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर अगर पता है, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास अगर पता है, तो अपन यहाँ पे काइनेटिक एनर्जीज भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो आई गेस आपको ये सारी बातें क्लियर हैं। आप ये क्वेश्चंस जो भी आते हैं इनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, और अगर कोई डाउट है तो फिर मुझसे पूछेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं एक और टाइप के क्वेश्चन की। ये क्वेश्चन क्या है, बेस क्वेश्चन में ऐसा कहता है कि एक बॉडी अगर रोल कर रही है यहाँ ऑलरेडी सरफेस पे, ठीक है, ग्राउंड लेवल पे अगर रोल कर रही है, वैसा मान लीजिए ये ग्राउंड है, स्मूथ ग्राउंड है, इस पे अगर रोल कर रही है, और यहाँ पे एक सामने आपके पास इंक्लाइन सरफेस आ जाता है, ठीक है, इस पे चढ़ती है ऊपर रोल करते करते, तो लेट्स से दिस एंगल इज थीटा, ये यहाँ पे रोल कर रही है ऑलरेडी इस तरीके से, ठीक। A body rolls on a smooth horizontal surface with a speed v and then rolls up a rough inclined plane of inclination theta। तो यहाँ भी रोलिंग कर रही है ऊपर चलते चलते। तो आपसे क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो क्या पूछा जाता है, बताइए द हाइट रीच्ड बाय द बॉडी बिफोर कमिंग टू रेस्ट, द हाइट reached by the body before coming to rest।
कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को? भाई यहाँ पे हमें पता है कि ऊपर चलते चलते भी अगर ये रोल कर रहा है, यहाँ पे भी ये रोलिंग में ही है, और अगर प्योर रोलिंग में है तो कहीं भी एनर्जी का लॉस तो है नहीं। अगर ये यहाँ भी प्योर रोलिंग कर रहा है तो नो लॉस ऑफ एनर्जी। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन तो है, ये सरफेस रफ है, लेकिन फ्रिक्शन का वर्क डन जीरो है। वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज जीरो फॉर प्योर रोलिंग। इसका मतलब यहाँ पे हम एनर्जी कंजर्वेशन कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, जब भी आपको प्योर रोलिंग की कंडीशन दी जाए आप हमेशा एनर्जी कंजर्वेशन यूज कर सकते हैं। तो बस यहाँ भी करते हैं बाय कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अगर ये मान लीजिए h हाइट पे जाके रुकता है, फाइनली इसकी वेलोसिटी जीरो हो जाती है यहाँ पे, दिस v इज इक्वल टू जीरो, रोलिंग रुक गई है, वो वहां जाके स्टेशनरी हो गया फॉर अ मोमेंट, तो हम बोल सकते हैं कि जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी उसकी थी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग इनिशियल इज इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। यही होगा एनर्जी कंजर्वेशन में। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी रोलिंग की कितनी होती है? तो हम जानते हैं ये होगी हाफ एम वी स्क्वायर 1 + k² बाय आर स्क्वायर। और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है? ये हो जाएगी एम जी एच के बराबर। यहाँ से आपको एच कैलकुलेट करना है, ये आपको मिलेगा v²/2g, एम से एम कैंसिल हो गए, 1 + k² बाय आर स्क्वायर। ये आपको मिल गया फाइनली एच। तो आपको अगर क्वेश्चन पूछा गया, वही सेम क्वेश्चन, वही चार ऑब्जेक्ट आपको दे दिए, यही चार ऑब्जेक्ट आपको दे दिए, बोला कि भाई ये चारों ऑब्जेक्ट एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रोल कर रहे हैं विद सेम वेलोसिटी v, ठीक है? तो अगर ये सामने एक इंक्लाइन पे चढ़ते हैं विद सेम एंगल थीटा, तो बताइए भैया कि कौन कितनी हाइट पे पहुंच पाएगा? तो यहां से हम सीधा बता सकते हैं कि हाइट डिपेंड कर रही है सीधी सीधी k² बाय आर स्क्वायर पे। वेलोसिटी सबके लिए सेम दे चुके हैं ऑलरेडी। हाइट डिपेंड करेगी k² बाय आर स्क्वायर पे, जिसके लिए ये ज्यादा, वो ज्यादा हाइट तक पहुंचेगा। तो रिंग सबसे ऊपर पहुंचेगी, फिर एक होलो स्फीयर, फिर एक डिस्क, और फिर एक सॉलिड स्फीयर। तो सबसे ऊपर पहुंची रिंग और सबसे नीचे रह जाएगा एक सॉलिड स्फीयर, क्योंकि k² बाय आर स्क्वायर उसके लिए सबसे कम होता है। ठीक है? तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, यहाँ तक अच्छे से पक्का कर सकते हैं। चलिए, तो ठीक है, आज का वीडियो अपन यही खत्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में अपन बात करेंगे कुछ और छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स की, जैसे एंगुलर मोमेंटम कितना होता है एक रोलिंग व्हील का, या फिर जो टोटल काइनेटिक एनर्जी होगी उस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास मोस्टली हमारी रहेगी क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए। तब तक के लिए बाय बाय। पढ़ते रहिए, कोई डाउट है तो पूछिएगा।